तो बच्चों, आप सभी ने यूरोप में समाजवाद के बारे में तो पढ़ लिया। अब चलिए देखते हैं कि रूसी क्रांति कैसे हुई। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर क्रांति की घटनाओं को रूसी क्रांति कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1917 में राजशाही का पतन हो गया और ये फरवरी 1917 और अक्टूबर 1917 की घटनाएं क्यों हुई और ये रूसी क्रांति क्यों हुई? चलिए वो जानने के लिए हम कुछ वर्षों पहले की घटनाओं को देखते हैं। रूसी साम्राज्य 1914 में 1914 में ज़ार निकोलस II ने रूस और उसके साम्राज्य पर शासन किया, जिसमें मॉस्को, फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड के कुछ हिस्से, यूक्रेन और बेलारूस के क्षेत्र भी शामिल थे। और उस समय पे जो रूसी साम्राज्य था वो बहुमत तौर से ऑर्थोडॉक्स ग्रीक क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोग थे वो ऑर्थोडॉक्स ग्रीक क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। और बट वहाँ पे उस टाइम पे प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स और बौद्ध लोग भी हुआ करते थे। उस समय पे चलिए देखते हैं अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था रूस का। तो उस समय रूसी साम्राज्य में लगभग 85 यानी आपके 85% जनता जो थी वो थी कृषि में। उनका जो रोजगार था वो खेती से हुआ करता था। और उस टाइम पे जो रूस था वो अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक था। निर्यातक यानी होता है एक्सपोर्टर, मतलब वो लोगों को अनाज बेचता था। उसके बाद उद्योग मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में थे। जो औद्योगिक क्षेत्र थे वो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में थे। हालांकि ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे। कारखानों की जगह कारीगर जो रहते थे वो लोग ज्यादा उत्पादन करते थे। और कारीगर जो थे वो ज्यादा उत्पादन करते थे कारखानों से, अगर आप तुलना करें तो। लेकिन जो कारखाने थे वो भी अच्छी मात्रा में वहां पे थे। ऐसा नहीं था कि बहुत कम थे, कुछ ही क्षेत्रों में थे, जैसे कि मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग। फिर 1890 में के दशक में कई कारखाने स्थापित किए गए थे जब रूस के रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया गया। जब रूस का रेलवे नेटवर्क विस्तार हुआ जब रूस के रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ तब बहुत सारे कारखाने स्थापित किए, जिस वजह से कारखानों की संख्या भी बढ़ गई। और एक समय ऐसा भी आया जब कारीगर और कारखानों में इक्वल प्रोडक्शन होता था, मतलब दोनों जो थे वो एक समान हो गए थे, इक्वल। अब चलिए देखते हैं कि श्रमिकों के बीच विभाजन कैसा था। सामाजिक स्तर पर कुछ श्रमिक ऐसे थे जो गांव में रहते थे और गांव से शहर आना जाना करते थे, और कुछ कुछ श्रमिक ऐसे थे जो स्थायी रूप से ही शहर के हो गए थे। वहां पे औरतों और पुरुषों के बीच में जो वेतन था उसमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस था, वो भी बहुत अलग अलग हुआ करता था। जो औरतें रहती थी उनको पुरुषों से थोड़ा कम वेतन मिलता था। फिर जो आपका पहनावा और व्यवहार था उस ढंग में भी आपको इन लोगों के बीच में विभाजन दिख जाता था। जो वर्कर्स रहते थे, जो श्रमिक रहते थे, उनके बीच में आपको बहुत तरीकों का विभाजन दिखता था। लेकिन फिर भी अगर किसी को मालिक से, किसी श्रमिक को किसी भी उद्योग के मालिक से शिकायत होती थी या कुछ उनको निकाल दिया जाता था बिना किसी वजह के, तो ये जितने भी सारे श्रमिक रहते थे वो साथ मिलकर हड़ताल पे बैठ जाते थे। और श्रमिकों को कौशल से विभाजित किया गया था। वे नियोक्ताओं से असहमत होने पर हड़ताल करने के लिए एकजुट हुए, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। और इसमें ये भी लिखा हुआ है, आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ये कब हुआ। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो आपकी कपड़ा उद्योग की हड़ताल है, जो आपकी हुई थी 1996 और 1997 में। और फिर जो दूसरा आपका जो एग्जाम्पल है वो है 1902 में, जब धातु उद्योग की हड़ताल हुई थी। तो ऐसे ये जो जितने भी श्रमिक थे, अगर कुछ भी इन लोगों को लगता था कि इनके साथ सही नहीं हो रहा है तो ये एकजुट हो जाते थे और ये हड़ताल पर बैठ जाते थे। उसी तरीके से 1902 और 1905 में सामंतों और जमींदारों के खिलाफ किसानों ने भी हड़ताल की थी।
तो ये सामंतों और जमींदारों के खिलाफ किसानों की हड़ताल इस वजह से थी क्योंकि जैसा कि आपने फ्रांसीसी क्रांति में देखा होगा कि जो फ्रांस के जो किसान थे वो इन सामंतों और जमींदारों की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन रूस का हाल इससे बहुत ज्यादा भिन्न था। रूस के लोग नहीं चाहते थे कि इन जमींदारों के पास, इन सामंतों के पास जमीन रहे। वो चाहते थे कि जो जमीन है वो आपस में सब किसानों में बटी रहे, ना कि कुछ लोगों में की निजी संपत्ति बन के रहे। इसलिए 1902 और 1905 में इन लोगों ने हड़ताल कर दी थी इन लोगों के सामंतों और जमींदारों के खिलाफ। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बहुत ही यूनिक सा नया सा तंत्र था जो सिर्फ रूस में यूज किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें रूसी किसानों ने समय समय पर अपनी जमीन एक साथ जमा की और उनके कम्यून ने इसे अलग अलग परिवारों की जरूरत के अनुसार विभाजित किया। इसका ये मतलब है कि जो रूसी किसान रहते थे वो समय समय पर अपनी जितनी भी जमीन रहती थी सब एक साथ जमा कर देते थे, और उसका जितना भी उनको आय मिलता था, वेतन मिलता था, उसके बाद उसके प्रोड्यूस का, मतलब वो जितना भी उगाते थे उसके उद्योग का, उत्पादन का, वो फिर अलग अलग परिवारों में बांट देते थे उनकी जरूरत अनुसार। मतलब अगर किसी परिवार में ज्यादा लोग रहते हैं तो उस परिवार को ज्यादा वेतन दे दिया जाता था, किसी परिवार में कम लोग रहते हैं तो उसमें थोड़ा कम वेतन दे दिया जाता था। और अपनी मेहनत के हिसाब से भी वो ये चीजें बांटते थे कि अगर कोई किसान एक जमीन पे ज्यादा काम कर रहा है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा वेतन, और जो थोड़ा कम काम कर रहा है वो उसको थोड़ा सा कम वेतन। ये चीज को ये लोग कम्यून बोलते थे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि रूस में समाजवाद कैसा था। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना 1898 में मार्क्स के विचारों का सम्मान करने वाली समाजवादियों ने की थी। इन समाजवादी ये जो पार्टी बनी थी, ये थोड़ा सा इन लोगों को गैर कानूनी रूप से काम करना पड़ता था क्योंकि जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, वो बहुत ज्यादा निरंकुश थी, बहुत आतंकी थी, और वो अलाउ नहीं करती थी ये सब चीजों को। वहां वो ये पार्टी को अलाउ नहीं करती थी। कुछ समाजवादियों को लगता था कि क्योंकि जो जैसा एक सिस्टम है, जैसा हमने अभी तंत्र देखा, जो रशिया में जो लोग रहते हैं, जो किसान थे, वो समय समय पर अपनी जमीन को बांट देते थे आपस में, वो स्वाभाविक रूप से समाजवादी ही थे। इसलिए उनका मन था कि रशिया में, मतलब रूस में, जो क्रांति है वो मजदूर नहीं, जो किसान है वो आगे बढ़ाए, वो उसको लीड करे। और उसी के लिए 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना हुई थी। और ये पार्टी ने किसानों के राइट्स के लिए, किसानों के लिए बहुत लड़ाई की, और वो चाहते थे कि जो जमीन थी, जो सामंतों और जमींदारों के पास थी, वो तुरंत सौंप दी जाए किसानों को। चलिए देखते हैं बोल्शेविक्स और मेंशेविक में क्या डिफरेंस है। तो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों का मानना था कि पार्टी को अनुशासित होना चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या और गुणवत्ता को नियंत्रित करना चाहिए। मतलब जो बोल्शेविक थे वो व्लादिमीर लेनिन उनको लीड करता था, उनका जो नेतृत्व करते थे वो व्लादिमीर लेनिन करते थे। और उनका ये मानना था कि जो पार्टी में लोग आ रहे हैं वो बहुत गिने चुने लोग आने चाहिए, और उनका अपनी गुणवत्ता यानी उनके टैलेंट्स के हिसाब से ही आने चाहिए। और फिर जो मेंशेविक लोग थे वो सोचते थे कि पार्टी सभी के लिए खुली होनी चाहिए। जो मेंशेविक्स थे उनकी जो सोच थी वो जर्मन जैसी थी। वो चाहते थे कि पार्टी में सब लोग आ जाए, ऐसा कोई उसमें वो नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इंसान आए, जैसा जो भी आना चाहे वो पार्टी का ये पार्ट बन जाना चाहिए। तो इस वजह से ये जो पार्टी के कौन से लोग आने चाहिए, जो संगठन होना चाहिए, उसकी वजह से मेंशेविक्स के बीच में और बोल्शेविक्स के बीच में काफी दरारें आई थी। तो चलिए अब हम देखते हैं 1905 की जो क्रांति थी वो क्या थी। 1905 की क्रांति के दौरान लोकतंत्रवादियों, क्रांतिकारियों और जदीवादी वो होते हैं जो मुस्लिम्स रहते हैं बच्चों, जो इस्लाम फॉलो करते थे उस जगह पे, उनको जदीवादी कहा जाता था, ने संविधान की मांग की। और 1904 में बनी मजदूर यूनियन इन हड़तालों में शामिल हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1904 में क्या हुआ। 1904 जो था वो मजदूरों के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट समय था। वहां पे उन लोगों के लिए बहुत दिक्कतें हुई थी। तो रूसी मजदूरों के लिए 1904 के साथ बहुत बुरा रहा, जब 1904 में ही गठित हुई असेंबली असेंबली ऑफ, रूसी लिख देते हैं बच्चे पर वो रशियन है, रशियन वर्कर्स।
जो थी उसमें प्यूटिलोव आयरन वर्क्स में जब ये असेंबली जो थी उसमें जब फॉर्म हुई तो प्यूटिलोव आयरन वर्क्स में 4 मजदूरों को निष्कासित कर दिया गया था 1904 में, बिना कोई वजह दिए। तो जब मजदूरों को निष्कासित किया तो ये मजदूरों ने एक आंदोलन छेड़ा और इसी आंदोलन के अंतर्गत कुछ मजदूर फादर गैपॉन की लीडरशिप, उनके नेतृत्व के अंदर विंटर पैलेस तक मार्च किए, वहां तक गए जहां पे जो पुलिस थी उन्होंने उन पर हमला बोल दिया, जहां पे लगभग 100 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा मजदूर जो थे वो घायल हो गए। और इस पूरे इसको जब उनका जो जुलूस था जो मारा गया उसको हम तो ये जो पूरी घटना हुई उसको हम कहते हैं खूनी रविवार, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्लडी संडे, खूनी रविवार। तो दोस्तों ये जो खूनी रविवार था इसी घटना से जो 1905 की क्रांति थी उसकी शुरुआत हुई। इस घटना के बाद बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और वकीलों ने एक यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की और 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। मतलब ये जब इतना सारा जो हुआ, इतना सारा दंगे हुए, जब हड़तालें हुई तो उसके बाद ड्यूमा बनाने की, वहां पे वो एक निर्वाचित संगठन संसद थी उन लोगों की, उसकी इन लोग जो सार निकोलस II थे उसने आज्ञा दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। मतलब इसके बाद बहुत सारे ट्रेड यूनियंस भी बने, कमिटीज भी बनी, जिसकी वजह से लोग अपनी जो दिक्कतें थी वो सामने रखते थे। लेकिन जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन में ही के भीतर ही निष्कासित कर दिया और दूसरी ड्यूमा बनाई जिसको उन्होंने 3 महीने के अंदर निष्कासित या बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहते थे। मतलब जो जार निकोलस II थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनको कोई भी किसी को भी जवाब देना पड़े, उनसे कोई भी आके उनकी पॉलिसीज को लेके या वो जो भी डिसीजन ले रहे उसको लेके उनको कोई क्वेश्चन करे या उनसे कोई प्रश्न पूछे। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा। मतलब जब तीसरी ड्यूमा बनी उसमें जो सार निकोलस II थे उन्होंने बहुत ज्यादा हेराफेरी की और जितने भी रूढ़िवादी थे उन लोगों को इलेक्ट करवा दिया, मतलब मत उनको दिलवा दिया, और जो उदारवादी थे और रेडिकल्स जो थे, क्रांतिकारी जो थे, उन सबको ये ड्यूमा से बाहर रखा। इस तरह से उनका जो पावर था, उनकी जो सत्ता थी वो बनी रही और उनको कोई प्रश्न नहीं कर सकता था क्योंकि जो रूढ़िवादी लोग थे वो सार के साथ थे। इसका जो आफ्टर मैच जो परिणाम था 1905 की क्रांति का वो कुछ ऐसा था कि जार ने एक निर्वाचित सलाहकार संसद या ड्यूमा के निर्माण की अनुमति दी जिसे 75 दिन के भीतर भंग कर दिया गया था, जिसमें हम जो अभी हमने जस्ट पढ़ा। फिर 1905 के बाद ट्रेड यूनियन और समितियों को अवैध घोषित कर दिया गया और अनौपचारिक रूप से काम किया गया। मतलब 1905 के बाद जितने भी ये ट्रेड यूनियन उस टाइम पे जो बने थे, जो आए थे बहुत ज्यादा, उन सबको बंद कर दिया गया और इनको अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन फिर भी वो लोग अनौपचारिक रूप से काम करते रहे, ऐसा नहीं था कि वो लोग चले गए। दोस्तों यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि रूस में 1905 में क्रांतिकारी उथल पुथल क्यों पैदा हुई थी, क्रांतिकारियों की क्या मांगे थी। तो जो उथल पुथल थी वो क्यों पैदा हुई थी पहले हम वो देखते हैं। तो रूस की जो निरंकुशी तानाशाही थी उसकी वजह से निरंकुश ज़ारशाही, माफ कीजिएगा तानाशाही बोला मैंने, ज़ारशाही का
अंत करने के लिए और रूसी शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए तो जो रूस में 1905 में क्रांतिकारी उथल-पुथल क्यों पैदा हुई, उसकी वजह ये है कि निरंकुशी ज़ारशाही का अंत करने के लिए और रूसी शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्रांतिकारियों की क्या माँगें थी? तो जो बच्चों क्रांतिकारियों की माँगें बहुत सिंपल सी थी, वो थी कि वो चाहते थे कि जो काम के घंटे हैं वो कम कर दे और जो उनकी आय है वो बढ़ जाए थोड़ी-सी, क्योंकि वो बहुत कम रहती थी, और जो काम की जो सिस्टम था, जो उनका वर्क प्लेस सिस्टम था, जो तंत्र था, वो थोड़ा अच्छा हो जाए।